हेलो दोस्तों, फ्री क्लास पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान के अध्याय 8 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश, छाया एवं परावर्तन होते क्या हैं। तो प्रकाश, छाया एवं परावर्तन को हम लोग अंग्रेजी में लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या होती है, छाया कैसे बनती है और प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो आइए इस अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं और बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। इस अध्याय में हमें कह रहा है कि हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। यहाँ पर हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि बिना प्रकाश के हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश जो होती है वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश क्या करती है? वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। टॉर्च का बल्ब क्या है? जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। सूर्य जो है कि आकाश में ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। एक दिन के समय हम उसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। तो हमारा क्या हो गया कि दीप्त पिंड किसे कहते हैं? तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है वो क्या कहलाती है? दीप्त वस्तुएं कहलाती है। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है। तो दीप्त वस्तुएं के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? तो सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश, ये सभी क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। अब हम देखते हैं कि पारदर्शी क्या होती है, अपारदर्शी क्या है और पारभासी क्या है। तो पारदर्शी को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, अपारदर्शी को हम लोग अंग्रेजी में ओपेक बोलते हैं, पारभासी को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, याद कीजिए हमने अध्याय 2 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के समूहों में बांटा था। हमने पिछले अध्याय 2 में क्या किया था? वस्तुओं को 3 भागों में बांटा था। क्या था? पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के समूहों में हमने विभाजित किया था। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं तो उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? तो ओपेक बोलते हैं। यदि आप किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तुएं पारदर्शी कहलाती है। इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाती है? पारदर्शी कहलाती है। तो पारदर्शी क्या है? जो वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है वो क्या कहलाती है? पारदर्शी कहलाती है। इसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। कुछ वस्तुएं से प्रकाश जो होती है कि आर पार नहीं जा सकती है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग पारभासी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो हमने 3 चीज़ों के बारे में जाना। अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है वो क्या कहलाती है? पारदर्शी कहलाती है। पारदर्शी क्या होती है? तो वह वस्तु है जिससे प्रकाश आसानी से जा सकता है वो पारदर्शी कहलाती है। और जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार हो सकता है, माने आंशिक रूप से प्रकाश बाहर निकलता है, वो क्या कहलाता है? पारभासी कहलाता है या ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। अब हम लोग क्रियाकलाप 1 को देखते हैं। अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए। जैसे रबर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, अनुरेखन कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूरी रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए।
चित्र 8.1 में दिखाया गया है। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? तो जब हम रबर से प्रकाश को पास करेंगे तो रबर क्या है, अपारदर्शी है, उससे प्रकाश जो हो क्या आर पार नहीं होगा। प्लास्टिक के स्केल जो होते हैं वो उससे प्रकाश जो होता है आंशिक रूप से या जा सकता है। अगर उस पर कोई लिखावट नहीं है, अगर स्केल जो है कि वो प्लेन है तो प्रकाश पूर्ण रूप से बाहर जा सकता है। पेन जो होते हैं वो भी अपारदर्शी है, पेंसिल अपारदर्शी होते हैं, नोटबुक से आंशिक रूप से जा सकता है। कागज की शीट जो होती है उससे भी प्रकाश आंशिक रूप से जा सकता। अनुरेखन कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा, तो कपड़े का टुकड़ा अगर सादा कपड़ा है तो क्या होगा, उस पर छाया बनती है, उससे प्रकाश आसानी से जा सकता है, वो प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेती है सभी प्रकाशों को। श्वेत कपड़ा सभी प्रकाशों को क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। अब हम आगे देखते हैं, अपने प्रेक्षणों को 8.1 के अनुसार लिखिए। अब हमारा 8.1 में क्या है, पेंसिल है, वस्तु पदार्थ, वस्तु के आर पर देखना संभव है, पूर्णतः आंशिक है, बिल्कुल नहीं है, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, माने किस प्रकार की वस्तु है उसकी हम लोगों को सारणी में भरना है। अब पेंसिल, तो पेंसिल क्या हो जाएगा, इसमें उससे देखना माने असंभव है, माने नहीं देख सकते हैं, प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, तो क्या किस श्रेणी में आ जाएगा, अपारदर्शी में। रबर की गेंद भी उससे नहीं देख सकते हैं, वो भी अपारदर्शी में आ जाएगा। लिखने के कागज की शीट पूर्ण विश्वास नहीं है, माने हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो भी किस श्रेणी में आ सकता है, पारभासी में आ सकता है या अपारदर्शी में भी रख सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। पारदर्शी या पारदर्शी जो होते हैं या पारभासी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने अंदर से प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। अब हम लोग 8.2 छाया वास्तव में क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम क्रियाकलाप 2 को देखते हैं। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तुओं की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। चित्र 8.2 को देखिए। मैदान में कागज की एक सीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की सीट पर पड़े। जब आप वस्तुओं को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया के बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इस प्रकार अन्य वस्तुओं की छाया की बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं? क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है? जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। छाया तभी पॉसिबल है, छाया क्या है, छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की चाल में कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम सूर्य के प्रकाश में जब धूप में खड़े होते हैं तो हमारे पीछे एक छाया बनती है, एक चित्र बनता है, या प्रतिबिंब कह सकते हैं, वो प्रतिबिंब ही क्या है, छाया है। तो छाया बनने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, अपारदर्शी वस्तु की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है, तो टॉर्च को अगर हम किसी प्लेट पर या अपारदर्शी वस्तु पर बारेंगे तो उसके ठीक पीछे साइड एक प्रतिबिंब बनता है, वही प्रतिबिंब हमारा क्या है, छाया है। अब हम क्रियाकलाप 3 को देखते हैं। एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाए जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु है। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़,
इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। अब किसी अन्य मित्र से कहे कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े, क्या आप छाया सीट पर बनती है? इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। छाया किस पे दिखाई दे सकती है? तो पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। छायाओं से हमें क्या होती है? तो वस्तु के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। भ्रमित माने भटका सकती है। क्योंकि कभी कभी छाया जो हमारी रियल में जो बनावट होती है, वास्तविक जो संरचना है उससे बड़ी दिखने लगती है, ठीक है, तो वो हमें भ्रमित भी कर सकती है। चित्र 8.4 में कुछ छाया दिखाई गई है जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने पर भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं ना। ये मज़ेदार बात है। क्रियाकलाप 4 को देखिए। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छायाएं समान आकृति की प्रतीत होती है? विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। अवलोकन का मतलब देखिए, उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुएं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छाया के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं? नहीं, दोनों किसी भी रंग के हो, छाया जो होते हैं हमेशा काला ही प्रतीत होता है। एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करें। अब देखिए हमारा 8.4 में चित्र को दिया गया है आपकी हथेली में छुपी जंतुओं की छायाएं। अब देखिए इसमें हम क्या देखते हैं कि हाथ की हथेलियों से जो विभिन्न प्रकार के जानवरों की छाया बनाई जा रही है। ये छायाएं जो होते हैं हमें आसानी से भ्रमित कर सकते हैं। मुझे लगेगा कि किसी जानवर की छाया है लेकिन ये हाथों की नक्काशी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें छायाएं भ्रमित भी करती हैं। अब हम 8.3 सूची छिद्र कैमरा के बारे में देखते हैं। शायद आप यह सोचते हैं कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत ही सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप 5 को देखते हैं। 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। भुजा क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर। भुजा क्या होती है? तो किसी भी आकृति को जब हम लोग मिलाते हैं तो वो उससे बनी वाली जो बाहरी पर रेखा होती है वही क्या कहलाती है? भुजा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आकृति है, ये अब ये क्या है? एक मान लीजिए वर्गाकार आकृति है, तो वर्गाकार आकृति में 4 भुजाएं होती है, 1 2 3 4। ये जो है ये रेखा यही हमारी क्या कहलाती है? भुजाएं कहलाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर भुजा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? सभी जो होता है कि 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वर्ग की भुजाएं सभी बराबर होती है। इस काटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारभासी पर्दा, पारभासी क्या होती है? जिससे प्रकाश
आंशिक रूप से निकल सके, चिपका कर ढक दीजिए। चित्र 8.5 बी, छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। चित्र 8.5 सी, आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करें। सुनिश्चित करें माने निश्चित ही जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। वो छिद्र क्या उपयोग करना है, जहाँ सूर्य का तेज धूप हो वहीं पर उस वस्तु को हम लोग देखना चाहेंगे उस कैमरे के द्वारा। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर का तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरों के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाती है? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे हैं? आश्चर्य। आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। अब अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? सूर्य का एक भाग जो होता है धीरे धीरे काला होने लगता है। ठीक है, हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। अगर सीधे देखेंगे खुली आंखों से तो हमारे आंखों को अत्यंत हानिकारक हो सकती है। इसीलिए हमें मना किया जाता है कि ग्रहण के समय हमें सूर्य को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। प्राकृतिक में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा वृक्ष के नीचे, मान लीजिए ये वृक्ष है और वृक्ष में बहुत सारे पत्तियां हैं, ढेरों सारी पत्तियां हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ती है तो सूर्य के आंशिक रूप से प्रकाश जो होते हैं कहीं कहीं दिखाई देते हैं झपके। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमें दिखाई दे रही है ये, तो ये सब क्या है? आंशिक रूप से हमको दिखाई दे रहा है सूर्य का प्रकाश। तो यही जो होता है कि एक प्रॉपर जो होते हैं सूची छिद्र कैमरा की तरह व्यवहार करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। वास्तव में ये प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं? तो सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब की तरह होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती है, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें। यह अत्यंत रोचक होता है। बूझों के मस्तिष्क में एक विचार है। हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई दिए थे? पहेली का कुछ अन्य विचार है। निश्चित ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करते हैं। ये सभी तक कब पॉसिबल है? जब प्रकाश जो होता है कि हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। तो हम जानते हैं कि हम प्रकाश जो होता है कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब हम लोग क्रियाकलाप 6 को देखते हैं। आइए पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबर की लंबी नली ले।
कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखे। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें, जैसा कि चित्र 8.7 में दिखाया गया है। यहाँ देखिए कमरा में क्या एक मोमबत्ती जल रहा है, उसे क्या कर रहा है कि एक पाइप के सहारा से एक लड़का उस मोमबत्ती के देख रहा है। जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। अब क्या करना है कि पाइप को थोड़ा सा मोड़ना है, मैंने टिल्ट कर लेना है। चित्र 8.7 बी में दिखाया गया है। जैसे ये देखिए, ये सीधी पाइप को थोड़ा सा मोड़ लिया। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं या बाईं ओर घुमाइए। क्या अब आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। जैसे मान लीजिए कि जब हमने पाइप को सीधी करके मोमबत्ती को देखा तो हमें जो मोमबत्ती की लौ थी वो दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पाइप को टिल्ट कर लिया तो क्या हो गया, वो मोमबत्ती की लौ हमें नहीं दिखने लगी। तो क्या हो गया कि वो मोमबत्ती का लौ नहीं दिखने लगा। इसका रीज़न क्या है कि प्रकाश जो है कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, अगर वो तिरछी गमन करने लगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो मान लीजिए कि ये मोमबत्ती की लौ है, ये मोमबत्ती की लौ है। अगर हमने यहाँ से देखा एक पाइप के सहारे से तो हमेशा सीधी रेखा में हमें प्रकाश दिखाई देगा। अगर ये पाइप को हमने क्या किया, अगर टिल्ट कर लिया तो प्रकाश तो यहाँ था तो हमें नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश जो होते हैं हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो वस्तु की छाया बनती है। इसी तरह से जब कोई सीधी रेखा में गमन करती है और जब कोई अपारदर्शी वस्तु रोकती है तो हमें क्या बनती है, छाया का निर्माण होता है या छाया बनती है। अब हम लोग 8.4 दर्पण तथा परावर्तन को देखते हैं। अब देखिए, दर्पण को हम लोग अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं, मिरर। और परावर्तन को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोले थे? रिफ्लेक्शन। अब दर्पण क्या होते हैं? तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कांच है और कांच को मान लीजिए एक तरफ से हमने लेप चढ़ा दी, तो लेप चढ़ा देने से ये जो सिरा है ये हमारा दर्पण हो जाता है। क्या बन जाता है? ये दर्पण हो जाता है। अगर लेप नहीं चढ़ाएंगे तो वो क्या रहेगा? कांच रहेगा। अगर इधर से हमने किसी रंग का लेप नहीं चढ़ाया तो कांच रहेगा। अगर कांच पर हमने किसी भी साइड से अगर किसी रंग का लेप लगा दिया तो वो क्या? दर्पण बन जाते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से समझते हैं कि परावर्तन क्या होता है। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं, हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। जो हम दर्पण में देखते हैं वो क्या है? दर्पण का चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। अब हम लोग क्रियाकलाप 7 को देखते हैं। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए, एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाए। टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाए। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ दे। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? चित्र 8.8 में देखिए। अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण क्या करता है? अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यहाँ वर्णन किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ये सूर्य का प्रकाश है। ये क्या है? सूर्य का प्रकाश। अब मान लीजिए ये सूर्य का प्रकाश को ये दर्पण हो गया।
ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। अब मान लीजिए सूर्य के प्रकाश से प्रकाश पुंज हमेशा आती रहती है, प्रकाश पुंज हमेशा आती रहती है। अब ये प्रकाश पुंज होता है कि हमेशा जो होता है कि सीधी रेखा में गमन करता है। अब ये सूर्य के प्रकाश पुंज जब आते रहते हैं तो मान लीजिए ये दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर फिर पुनः दूसरे दिशा में चली जाती है, तो इसे हम लोग इस प्रकाश पुंज को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और यहाँ ये जो होता है कि ये हमारा क्या कहलाता है, ये अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब। और प्रकाश पुंज जो होते हैं कि दर्पण से टकराकर जो परावर्तित होते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम लोग क्रियाकलाप 8 को देखते हैं। क्रियाकलाप 8 में क्या कह रहा है, एक बड़ी थर्मोकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर चित्र 8.9 में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए, जैसा कि हमें 8.9 चित्र में दिखाया गया है। एक हमने थर्मोकोल पर कंघी को स्टैंड किया और उसके सामने से हमने टॉर्च बारना चालू कर दिया। तो आप अवलोकन करते हैं कि क्या आपको चित्र 8.9 दर्शाया गया जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है और जिस रेखा में गमन करती है उसी दिशा के अनुदिश जो होता है कि वो परावर्तित होती है। ठीक है, तो उसी दिशा के अनुदिश परावर्तित होती है। इस तरह से हमारा अध्याय 8 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन समाप्त हो गया। उसके अब हम लोग सारांश को देखते हैं और एक बार सभी बिंदुओं को फिर से चर्चा करते हैं। हमारा क्या कह रहा है कि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती है। अपारदर्शी वस्तुएं जो होती है अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती है। इसे हम लोग अंग्रेजी में ओपेक भी बोले थे। अंग्रेजी में क्या बोले थे, ओपेक भी बोले थे। वो हमेशा जो होती है अपारदर्शी वस्तु के कारण ही हमें छाया मिलती है। चाहे अब जब हम प्रकाश की पुंज को किसी अपारदर्शी वस्तु के सामने डालते हैं तो उसके पीछे जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वही क्या कहलाता है, छाया कहलाता है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है। पारदर्शी वस्तुएं क्या करती है, अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारदर्शी वस्तुएं होती हैं वो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है, तो हम लोग उसके बाहर भी जो वस्तुएं रहती है उसे आसानी से देख सकते हैं या दूसरी ओर रखी वस्तुओं को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने अंदर से जाने देती है। परभासी वस्तुएं अपने अंदर से कुछ ही प्रकाश के भागों को जाने देती है। परभासी वस्तुओं को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी तभी हमारा छाया बनता है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। साधारण माने नॉर्मल चीज़ें से भी हम लोग सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं को प्रतिबिंब को देखने में किया जाता है। जैसे सूची छिद्र कैमरा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सूर्य एवं अतिदीप्त माने बहुत तेज जो वस्तुओं में प्रकाश हो उसके प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है, तो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दर्पण परावर्तन में से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। दर्पण के परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि एक मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा सेम टू सेम वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। यही प्रक्रिया जो है वो परावर्तन कहलाती है। तो हम लोग आसानी से और स्पष्ट प्रतिबिंब अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं। इस तरह से हमारा
अध्याय 8 प्रकाश एवं छाया समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल फ्री क्लासेज पर और भी सब्जेक्ट एनसीईआरटी के बुक को पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना हो तो हमारे इस चैनल पर आकर आप लोग पढ़ सकते हैं, या इसमें बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाई जाएगी। अगर किसी भी विषय के बारे में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसे बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने रखा जाएगा, उसे समझाया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।